आज से हम न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 15 नवंबर के न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो 15 नवंबर 2023 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 न्यूज़पेपर हम डेली इसको एनालाइज करेंगे जो आर्टिकल्स यूपीएससी के हिसाब से होंगे और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल आ रहे हैं। कौन से न्यूज़पेपर होंगे? हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। तो 15 नवंबर के 6 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले प्रीलिम्स के 3 आर्टिकल्स हैं। नंबर 1 आर्टिकल है प्रीलिम्स वाला, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, ये प्री का आर्टिकल है, प्री के WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें रिसेंटली डिफ्लेशनरी ट्रेंड आया है। कौन सा ट्रेंड? डिफ्लेशनरी ट्रेंड, इसलिए ये न्यूज़ में है। सेकंड आर्टिकल जो है वो है एनुअल डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, AD एनुअल डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इनिशिएटिव, ADMM प्लस इनिशिएटिव यानी कि एनुअल डिफेंस मिनिस्टर प्लस इनिशिएटिव। प्लस इसलिए लगा है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर के अलावा कोई और भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट प्रीलिम का जो आर्टिकल है वो है नोटो के ऊपर। नोटो NOTTO, NOTTO, ये थर्ड आर्टिकल है। ये NOTTO है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये ADMM है एनुअल डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस इनिशिएटिव। अब ये न्यूज़ में क्यों है? खास करके WPI तो मैंने बता दिया। एनुअल डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग में अभी राजनाथ सिंह ने ये मीटिंग अटेंड की है, ठीक है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में है। जो नोटो है ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि नोटो बेसिकली हमारे देश की एक अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी? अपेक्स यानी सबसे टॉप की ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ में डील करती है? ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट में डील करती है। किस में डील करती है? ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट में डील करती है। अब ये न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि जितने हमारे डोनर्स होते हैं, ऑर्गन डोनर्स, वो ज़्यादातर इंडिया में फीमेल्स हैं और जो रेसिपिएंट्स हैं वो मेल्स हैं। ये न्यूज़ है, ठीक है। तो न्यूज़ ये है 4 out of 5 ऑर्गन रेसिपिएंट्स आर मेल्स। 4 out of 5 organ recipients are males, whereas major chunk of organ donors are females, ठीक है। ये न्यूज़ है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में होती है, मैंने कहा था कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो आज हम NDMM के बारे में भी पढ़ेंगे, WPI के बारे में भी पढ़ेंगे, नोटो के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है।
इसके साथ हम देख लेते हैं मेंस के आर्टिकल कौन कौन से हैं आज जो हम करने जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल है मेंस का, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान। पीएम किसान, अब बेसिकली पीएम किसान जो है ये एक योजना है जिसके तहत हर साल 6,000 रुपया दिया जाता है किसानों को। 8 करोड़ किसानों को दिया जाता है। ये हर साल कितना दिया जाता है? एनुअली 6,000 रुपया दिया जाता है एक फैमिली को। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी इसकी एक इंस्टॉलमेंट दी है, ठीक है। तो दैट्स वाई ये वाली ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है, ठीक है। साल में 3 बार दिया जाता है ये, 2-2 हज़ार करके, ठीक है। एक इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? 2000 की। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने ये 2000 की इंस्टॉलमेंट दी है, दैट इज़ वाई इट वाज इन न्यूज़। एक सेकंड इशू भी है मेंस का, वो है मनी लॉन्ड्रिंग इशू। मनी लॉन्ड्रिंग का इशू भी आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो इलीगल तरीके से पैसा देश के बाहर और देश के अंदर आता है, देश के बाहर भेजा जाता है और फिर देश में वापस लाया जाता है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। इसको हवाला से भी लिंक किया जा सकता है। इससे बड़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ देश में पनपती हैं, ठीक है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और लास्ट में हम देखेंगे बैटरीज़ का, वो है लिथियम आयन बैटरी एंड हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी। लिथियम आयन बैटरी एंड हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी, ये हमारे 6 इश्यूज हैं जो आज हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं WPI के ऊपर। होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो, इंडेक्स मीन्स क्या होता है? इंडेक्स होता है बेसिकली एक जो हिंट दे किसी चीज़ का, इंडेक्स होता है किसी चीज़ का हिंट दे। तो हमारे देश में WPI होलसेल प्राइसेस का इंडेक्स है, यानी कि होलसेल प्राइसेस किस चीज़ की कितनी है उसका एक इंडेक्सिस है, उसका एक हिंट प्रोवाइड करता है। सिमिलरली एक CPI भी है। CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का हिंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आप एक टेबल बनाओगे, टेबल में आप एक साइड एक मार्जिन में जगह छोड़ दो और पेज के सेंटर में लिख लो एक साइड WPI और एक साइड CPI, ऐसे। WPI और CPI, ठीक है। हमें इसमें क्रूशियल चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिश कौन करता है इसको। तो यहां पर आप लिख लो पब्लिश्ड बाय, यहां पर लिख लो पब्लिश्ड बाय। इसको पब्लिश कौन करता है? तो WPI को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। वेयर एज CPI को पब्लिश कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, बेस ईयर। WPI का बेस ईयर है 2011-12, 2011-12, वेयर एज CPI का बेस ईयर है 2012। अगर ये क्वेश्चन आ जाए इन इंडिया प्रेजेंटली व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ CPI, तो आप 2012 लिखना है आपने। थर्ड पॉइंट, कवरेज, कितनी आइटम्स कवर होती हैं? WPI में आपने लिखना है 697 आइटम्स और दूसरे में आपने CPI में लिखना है 299 आइटम्स।
तो ये देखने से पता चल रहा है कि कवरेज ज़्यादा किसकी है, WPI की ज़्यादा कवरेज है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे फूड आइटम्स तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, फूड आइटम्स। फूड आइटम्स में कितने परसेंट आइटम्स जो हैं वो WPI कवर करता है, वो है 24%, 24%, वेयर एज 39% कवर करता है CPI। नेक्स्ट फ्यूल, फ्यूल आइटम्स जैसे पेट्रोलियम, इस तरह की चीज़ें, WPI जो है वो 13.2%, 13.2% कवर करता है, जबकि CPI में 8%। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि ज़्यादा कौन कवर करता है, परसेंटेज वो ना भी पूछे, ज़्यादा आइटम्स कौन कवर करता है, फ्यूल की, फूड की या टोटल। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज। तो क्या सर्विसेज WPI में कवर होती हैं? नो, इसके आगे आप क्रॉस लगा दो, जबकि CPI में आप इसको टिक लगा दो, राइट का टिक लगा दो, सर्विसेज CPI कवर करता है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, जो हम शॉपकीपर को देते हैं, शॉपकीपर आगे होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर किसको देता है, फैक्ट्री वाले को, और फैक्ट्री वाला जो है वो गवर्नमेंट को देता है। तो ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी जो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो WPI कवर करता है या नहीं करता? क्रॉस नहीं करता। ये कौन कवर करता है? CPI। नेक्स्ट RBI किसको टारगेट करता है? RBI टारगेट्स, RBI टारगेट करता है CPI को। तो CPI के आगे टिक लगा दो और इसके आगे WPI के आगे क्रॉस लगा दो। ठीक है, एक और न्यूज़ है इसके रिलेटेड, WPI में रिसेंटली डिफ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है फॉर 7th मंथ। 7 महीने से कौन सा ट्रेंड आ रहा है इसमें? डिफ्लेशनरी। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसका प्राइस डिफ्लेशन में जा रहा है पिछले 7 महीनों से। ठीक है, डिफ्लेशनरी क्या होता है? एक होता है इन्फ्लेशनरी, जब प्राइस बढ़ती है, डिफ्लेशनरी उसका उल्टा होता है, जब प्राइस घटती है। राइट? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ADMM+ इनिशिएटिव। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म एनुअल डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग इनिशिएटिव। रिसेंटली राजनाथ सिंह ने इसको अटेंड किया है। अब इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है। ये ADMM की मीटिंग कब से स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है 2017 से, फ्रॉम 2017। ये एनुअल मीटिंग होती है और ये 2017 से रेगुलरली हो रही है। ये फुलफिल करती है वेलेंटाइन एक्शन प्लान को, वेलेंटाइन एक्शन प्रोग्राम, VIENTIANE एक्शन प्लान। ये वेलेंटाइन एक्शन प्लान क्या है, ये हम जिस दिन इसका अलग से आर्टिकल आएगा हम उस दिन इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। फुलफिल करती है ये इस एक्शन प्लान को कि वर्ल्ड पीस रहे, ये सारा कुछ रहे।
इसमें एशियान के कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। एशियान मतलब जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इस टाइप के कंट्री सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। मेनली इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? यूएसए भी है इसके अंदर, आप लिखो इंडिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, यूएसए एंड साउथ कोरिया। ये वाले देश इसके अंदर हर साल मीटिंग करते हैं। ठीक है, ये थे प्रीलिम वाले टॉपिक। अब हम आ जाते हैं मेंस वाले टॉपिक पे। आपको पता है मेंस वाले टॉपिक पे लिखना होता है सब्जेक्टिवली, तो प्रीलिम वाले टॉपिक पे तो ज़्यादा लिखना होता नहीं है, तो मेंस वाले थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें हमने बेनिफिट्स लिखने हैं, ड्रॉबैक्स लिखने हैं स्कीम के, और वे फॉरवर्ड लिखना है। ठीक है, पहले स्कीम लिखनी है, स्कीम के बारे में जानना है, फिर उसके बेनिफिट्स, फिर ड्रॉबैक्स, फिर वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स हैं, तीनों के हम ऐसे करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले पीएम किसान है क्या? पीएम किसान एक ऐसी योजना है जिसके तहत हमारी गवर्नमेंट किसानों को हर साल 6,000 रुपीज़ पर एनम देती है। ठीक है, अब ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, 2,000 रुपये हर मतलब क्वार्टर के बाद, तो टोटल वो 6,000 बन जाता है। इसमें 8 करोड़ प्लस फार्मर्स आर कवर्ड, 8 करोड़ प्लस फार्मर्स कवर होते हैं, और ये अगर एक इंस्टॉलमेंट लगाएं तो कितनी कॉस्ट बनती है गवर्नमेंट की? 18,000 करोड़ प्लस। 18,000 करोड़ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, एक इंस्टॉलमेंट बनती है, यानी कि हर साल गवर्नमेंट को 3 बार 18,000 करोड़ रुपया देना पड़ता है। ठीक है, ये एक नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं है। देखो, जो भी स्कीम होती है या तो वो टोटली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है, या वो पूरी स्टेट स्पॉन्सर्ड होती है, या वो बोथ स्पॉन्सर्ड होती है, सेंटर भी और स्टेट भी। कभी कभी सेंटर 60% पैसा देता है, स्टेट 40% पैसा देती है, लेकिन ये पूरी की पूरी 100% सेंटर ही इसको पैसा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है फुल पेमेंट बाय द सेंटर। ठीक है, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट है, ये हर फैमिली को प्रोवाइड होती है, ना कि फार्मर को। फार्मर्स को तो होती है, बट फार्मर की फैमिली को प्रोवाइड होती है। इट इज़ प्रोवाइडेड टू फार्मर्स फैमिली। पहले ये उन फार्मर्स को दी जाती थी जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। कितनी? 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, उनको दी जाती थी। लेकिन अब ये सारे ही फार्मर्स को दी जा रही है, ऑल द फार्मर्स, चाहे उसके पास ज़्यादा लैंड है या कम लैंड है, चाहे वो बड़ा फार्मर है या स्मॉल फार्मर है। ऐसा कब से हुआ है? 2019 से, कि ये सारे फार्मर्स को एक्सटेंड हो गई है। 2019 से पहले ये 2 हेक्टेयर से कम जगह जिसके पास, उसी को दी जाती थी। हमारी देश की कितनी % पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेड है? 50%। ठीक है, 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है, जिसके अंदर 70% फैमिलीज़ को एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। ये डाटा है बड़ा ज़रूरी। आप लिखो 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर एंड 70% families are supported by agriculture. अब सबसे बड़ी दिक्कत इस स्कीम में ये है कि इसकी जो, चलो वो हम डिसएडवांटेजेस में देख लेंगे, कि इसके ड्रॉबैक में है कि ये जो स्कीम है
इसमें पैसा बहुत कम है, 6,000 रुपया। तेलंगाना की एक स्कीम है, वो भी फार्मर से रिलेटेड है, उस पर 10,000 रुपया पर ईयर दिया जाता है। ठीक है, उस स्कीम का नाम है ऋतु बंधु स्कीम, ऋतु बंधु स्कीम ऑफ तेलंगाना। ठीक है, वो स्टेट तेलंगाना की स्टेट देती है। ठीक है, क्योंकि देखो मेंस में हमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें एनालाइज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हो सकता है ये पूछ ले कि इज द व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द स्कीम। तो जब हम ड्रॉबैक्स लिखेंगे तो हमने ये लिखना है कि ऋतु बंधु स्कीम जो तेलंगाना की है वो ज़्यादा पैसा दे रही है एज कम्पेयर टू दिस स्कीम, सो वी शुड एनहेंस द अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं इस स्कीम के? तो नंबर 1 बेनिफिट है इनकम ट्रांसफर डायरेक्टली, इनकम इज ट्रांसफर डायरेक्टली इन द फार्मर्स अकाउंट्स, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। देखो इस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करते हैं। मेन चीज़ ये है कि फार्मर को हमारा देश 1947 से लेकर आज तक दो तरह से हेल्प करता है। कितनी तरह से? दो तरह से हेल्प करता है। एक तो उनको इनपुट में हेल्प करता है, एक उनको आउटपुट में हेल्प करता है। किसान की इनपुट क्या होती है? सीड्स लगाना, फर्टिलाइज़र डालना, है ना, ये उसकी इनपुट है ना। अब इनपुट में गवर्नमेंट हेल्प कैसे करेगी? अगर उसको सीड सस्ता मिल जाए, फर्टिलाइज़र सस्ता मिल जाए, तो वो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट उसकी इनपुट में हेल्प कर रही है। अब आउटपुट क्या है? किसान की आउटपुट क्या होती है? उसकी फसल, क्रॉप। अगर आउटपुट उसकी सपोज करो बिक नहीं रही मार्केट में, ठीक है, डिमांड कम है या बहुत कम रेट पे बिक रही है, तो गवर्नमेंट तब भी उसको सपोर्ट करती है। ठीक है ना। सपोज करो किसान का जो खर्चा हो गया एक साल में वो हो गया लाख रुपया, लेकिन उसको उस क्रॉप का मिल रहा है 90,000 रुपया, हुआ खर्चा कितना? लाख रुपया, 10,000 रुपया घाटा पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? उसको 1,20,000 रुपया दे देती है। इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। सुना है आपने? इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर साल एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है हर क्रॉप का, राइस का, वीट का, हर क्रॉप का फिक्स करती है, सो दैट किसान को लॉस ना हो। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये जो स्कीम है ये ना तो इनपुट में हेल्प कर रही है ना तो आउटपुट में हेल्प कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही गड़बड़ हो सकती है। इनपुट में भी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि फर्टिलाइज़र के ऊपर सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, सब्सिडी यानी सस्ता देगी, तो हो सकता है कि वो किसान तक पहुंचे ही ना, सब्सिडी बीच वाले जो लोग हैं वो खा जाएं। ठीक है, तो लेकिन अगर हम पैसा किसान के अकाउंट में ही डाल दें तो वो सबसे सही चीज़ है, वो कोई बीच में खा ही नहीं सकता। और डालेंगे कहाँ पे? उसके बैंक अकाउंट में। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जनधन अकाउंट खोले थे। ठीक है, तो हर बंदे का जनधन अकाउंट खोल दिया था फ्री में, जिसके तहत हर बंदा 5,000 रुपये का लोन भी ले सकता है फ्री में। ठीक है, तो वो लोन वो उस अकाउंट में ये पैसा डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड बेनिफिट क्या है? इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, reduces dependence upon informal credit। ये इनफॉर्मल क्रेडिट क्या होता है? एक तो क्रेडिट होता है फॉर्मल यानी बैंक से लेना पैसा, एक होता है इनफॉर्मल यानी मनी लेंडर से पैसा ले लेना, किसी प्राइवेट बंदे से पैसा ले लेना। अब जब उसका पैसा वापस ना दो तो वो घर में आ जाते हैं और वो हड़कंप मचाते हैं। बैंक वाले तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो इसके चक्कर में किसान जो है वो सुसाइड भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ये पैसा दे रही है ताकि इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर डिपेंडेंस कम हो। ठीक है, नंबर 3 ग्रेटर एफिशिएंसी। जब किसान के पास पैसा आएगा तो उसकी एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, हालांकि ये पैसा बहुत कम है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए तो है नहीं, बट हमने इसको लिखना है पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स यूथ।
यूथ को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जब हर साल 6,000 रुपये मिलेगा तो यूथ के अकाउंट में आएगा, तो यूथ एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट है नो सिलेक्शन बायस। नो सिलेक्शन बायस, कोई सिलेक्शन बायस नहीं है कि हमने अमीर को देना है किसान को या गरीब को किसान को देना है, सारे किसानों को देना है, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा कि इस स्कीम के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, तो सबसे हम लिखते हैं ड्रॉबैक्स या इश्यूज़। तो सबसे बड़ा इशू है नंबर 1, अमाउंट इज़ ग्रॉसली इनसफिशिएंट। अमाउंट इज़ ग्रॉसली इनसफिशिएंट। ग्रॉसली मतलब ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, इनसफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे हम ऋतु बंधु की एग्जांपल दे देंगे, तेलंगाना वाली, ठीक है। अगर 6,000 रुपया साल का मिलता है तो दिन के हो गए 17 रुपये, तो दिन के 17 रुपये में क्या बनता है ना, तो ये अमाउंट हमें बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशरीज यानी कि ये किस किस को मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारे फार्मर्स को तो मिल रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी कुछ फार्मर्स छूट जाते हैं। कहने को तो आ गया कि सारे फार्मर्स को मिल रहा है, बट तब भी कुछ फार्मर्स छूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिनकी लैंड रजिस्टर्ड नहीं है वो छूट गए। गवर्नमेंट तो उसी को लोन 6,000 रुपये देगी ना जिसके पास लैंड है। जिसके पास लैंड ही नहीं है उसको क्या, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है ना, वो थोड़ी क्या आधार कार्ड लेके जाएगा तो उसको गवर्नमेंट 6,000 रुपये दे देगी, है ना। तो इसलिए कुछ फार्मर्स जिनके पास, बेचारों के पास लैंड का कोई रिकॉर्ड नहीं है या उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया या बहुत गरीब है जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो वो छूट जाते हैं। बेनिफिशरीज का मतलब है यहाँ पे किसान। नेक्स्ट, कवरेज। तो यहाँ पर कवरेज किसको करी जाती है, फैमिली को, लिख लो फैमिली। अब फैमिली को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में फैमिली मतलब कई, मैंने आपको कहा कहीं वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है लोग, ट्राइबल लोग रजिस्टर्ड नहीं है। ट्राइबल्स को कैसे पैसा देंगे, वो तो कभी यहाँ पे होते हैं, मतलब उनका कुछ खाना बदोश लोग हैं, जैसे यहाँ पे जे.एंड.के में गुज्जर बकरवाल, वो भी रजिस्टर्ड नहीं होते प्रॉपरली। तो इसलिए उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी कवरेज करना मुश्किल, ठीक है। नेक्स्ट है लैंड रिकॉर्ड्स। हमारे देश में लैंड रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, ठीक है। ये आईटी में अभी तक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं आए, मतलब ये डिजिटल नहीं हुए अभी तक। हम इनको डिजिटल कर रहे हैं बट उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। जैसे हमारी स्टेट में तो काफ़ी हो गए हैं, बट यूपी, बिहार, उड़ीसा जैसी स्टेट में अभी टाइम लग रहा है, बहुत बड़ी बड़ी स्टेट्स है वो, ठीक है। और जब लैंड रिकॉर्ड्स हमारे डिजिटल नहीं होते तो बहुत सारी गड़बड़ लैंड में हो जाती है, किसी की लैंड किसी ने ले ली, किसी की लैंड किसी ने ले ली, तो इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स का बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब हम लिखेंगे वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में क्या आएगा, सबसे पहले एडिक्वेट कैश ट्रांसफ़र। तो जो हमारी ड्रॉबैक्स है ना, वही हमारे वे फॉरवर्ड में हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे पॉइंट्स को, ठीक है। तो एडिक्वेट कैश ट्रांसफ़र होना चाहिए, 6,000 रुपया इनकम है, ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज। एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज में ये है कि गवर्नमेंट को हर विलेज में कमेटीज़ बनानी चाहिए जो कि किसानों को एडवाइस देगी कि कौन सी क्रॉप लगाओ, कौन सा सीड लगाओ, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करो, ठीक है। जो कि जिस कमेटी में कौन होगा, साइंटिस्ट होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है। नंबर 3 सॉरी, स्ट्रेंथनिंग आईटी बैकबोन ऑफ स्टेट्स। स्ट्रेंथनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ स्टेट्स। जैसे मैंने कहा ये लैंड रिकॉर्ड्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मोर फ्रीडम टू स्टेट्स।
तो स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा हमें फ्रीडम देना चाहिए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिलीज़, ठीक है। ये अब फैमिली कौन आइडेंटिफाई कर रहा है? सेंटर। सेंटर को तो ज़्यादा पता नहीं होता स्टेट के बारे में, तो ये काम हमें स्टेट्स को देना चाहिए। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी। कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी में आएगा कि हमें क्रॉप्स की इंश्योरेंस भी करनी चाहिए, है ना, और किसान की भी इंश्योरेंस करनी चाहिए। क्रॉप की तो करनी चाहिए, किसान की भी करनी चाहिए। किसान को हमें लाइफ इंश्योरेंस देनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस देनी चाहिए, क्रॉप को भी हमें इंश्योरेंस देनी चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल है ओडिशा। ओडिशा हो गया अब नाम ओडिशा का, ओडिशा। ओडिशा में एक स्कीम है कालिया स्कीम, KALIA, कालिया स्कीम, जिसके अंडर किसान को लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग का। न्यूज़ ये है कि साइप्रस जैसा जो देश है, साइप्रस, वो एक नो टैक्स कंट्री है, मतलब वो एक टैक्स हेवन कंट्री है। टैक्स हेवन कंट्री वो होता है जहाँ पे किसी चीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगता, पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगता, जमा जितना मर्जी जमा कराओ, और इस वर्ल्ड से कहीं पे भी कोई भी जमा करा सकता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हमारे देश में जो कुछ लोग हैं जिनके पास इल गॉटन मनी है, जिसके पास सही पैसा है वो तो साइप्रस में जमा नहीं कराएगा, जिसके पास इल गॉटन मनी है, फॉर एग्जांपल अंडरवर्ल्ड डॉन्स। अंडरवर्ल्ड डॉन्स आपने देखा कि करोड़ों रुपए की रैंसम लेते हैं, किसी से 10 करोड़, किसी से 20 करोड़, किसी से, जब उनके पास 100-200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है तो वो साइप्रस भेज देते हैं। साइप्रस से फिर वापस मंगवा लेते हैं, और वापस जब मंगवाते हैं तो वो लीगल हो जाता है, ठीक है। तो जब वो लीगल हो जाता है फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। जब वो इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? रियल एस्टेट में, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे। तो अल्टीमेटली वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है? हमारे देश में। खर्च कहाँ हो रहा है? हमारे देश में। तो उससे हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ रही है या घट रही है? मनी सप्लाई मतलब पैसा बढ़ रहा है हमारे देश में या कम हो रहा है? पैसा बढ़ रहा है ना। जब भी ये फॉर्मूला याद रख लो, जब भी देश में मनी सप्लाई बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। हाँ, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला ट्रांजैक्शन से आता है, मतलब वहाँ से ले आते हैं वो किसी ना किसी तरीके से ना, उनके बड़े टैक्टिक्स होते हैं वो लाने के, उनके डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं। जैसे अभी अदानी का इशू हुआ था, वहाँ पे बेसिकली ये शेल कंपनीज़ खोलते हैं। शेल कंपनीज़ होती हैं कि शेल कंपनीज़ का कोई नाम नहीं होता, किसी के नाम रजिस्टर नहीं होती, ठीक है। वो कंपनी सिर्फ कागज़ के ऊपर शो होती है कि वहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी एक्चुअल में होती नहीं है। और जब उस कंपनी के थ्रू वो इंडिया में पैसा मंगवा लेते हैं। अभी अदानी का भी ऐसा ही कुछ इशू बना था, ठीक है, उसकी कोई तहकीकात वगैरह तो हुई नहीं है, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि जब मनी सप्लाई बढ़ती है देश में, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। उससे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है? आपने ये सुना होगा कि अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट छाप क्यों नहीं देती, है ना, प्रिंटिंग प्रेस में छाप दे पैसा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। हम कहते हैं ना हमारा देश गरीब है, पाकिस्तान गरीब है, तो पाकिस्तान पैसा छाप क्यों नहीं देता, प्रिंट क्यों नहीं कर देता? देखो इसका ड्रॉबैक है, अगर पाकिस्तान पैसा प्रिंट कर देगा, सपोज करो उसने 1 अरब डॉलर या 1 अरब पाकिस्तानी करेंसी या 10 अरब पाकिस्तानी करेंसी प्रिंट कर दी और लोगों को बांट दी, आते जाओ पैसा लेते जाओ, आते जाओ पैसा लेते जाओ फ्री में। अब इसका ड्रॉबैक ये होगा कि जब वो लोग लेंगे, वो लोग क्या करेंगे उसका? सोचो, आपको मैं पैसा दे दूं, सपोज करो मैं आपको 1 लाख रुपया दे दूं आज, आप उसका क्या करोगे? खर्चोगे ना। ऐसे ही लोगों के पास जब पैसा आएगा वो उनको खर्चेंगे। कुछ ही होंगे ना 1% जो जमा करके रख देंगे या छुपा के लॉकर में रख देंगे, बाकी लोग तो खर्चेंगे ना, ठीक है ना। हम 99% लोग खर्चेंगे। जब वो सारे लोग इतना पैसा खर्चने जाएंगे
तो कोई सब्जी खरीदेगा, कोई चीज़ खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई हाउस खरीदेगा, कोई फ्लैट खरीदेगा, कोई ज़मीन खरीदेगा। तो हर चीज़ जो जो जिसकी डिमांड बढ़ेगी उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे सपोज़ करो अभी हम कहते हैं कि एक पॉश कॉलोनी है, पॉश कॉलोनी में जैसे जम्मू में सैनी कॉलोनी की डिमांड ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा है। जहाँ डिमांड कम है, फॉर एग्जांपल बनतलाब, वहाँ की डिमांड कम है तो वहाँ पे कॉस्ट भी कम है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है ना तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, लोहे की डिमांड कम है उसकी कॉस्ट भी कम है। तो जब डिमांड किसी चीज़ की, सपोज करो जब लोग, इतने लोगों के पास पैसा आएगा वो गाड़ी खरीदने जाएंगे तो गाड़ियों की प्राइस बढ़ जाएगी। आज जो गाड़ी 10 लाख की है वो हो सकता है कि 13 लाख की हो जाए। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन आ जाना। तो देश में इन्फ्लेशन आ जाएगी। जब देश में इन्फ्लेशन आ जाएगी तो उसके और ज़्यादा ड्रॉबैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इकोनॉमी में हम देखते हैं, इकोनॉमी में क्या होता है कि फिर कंट्री को संभालना मुश्किल हो जाता है जब ज़्यादा इन्फ्लेशन आ जाती है ना, क्योंकि इतनी इन्फ्लेशन आ जाती है, लोग खरीदने लगते हैं, उतना प्रोडक्शन होता नहीं है, प्रोड्यूस भी उतना करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो विशियस सर्कल का रूप ले लेता है, विशियस सर्कल कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को ना तो इन्फ्लेशन रखनी चाहिए ना डिफ्लेशन रखनी चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। देश के लिए डिफ्लेशन भी बुरी है, इन्फ्लेशन भी बुरी है। इन्फ्लेशन ज़्यादा बुरी है, ठीक है, और डिफ्लेशन भी बहुत बुरी है। अमेरिका में डिप्रेशन रहा 30 साल, 30 से आई थिंक 60s तक। वहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम रही, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन, जहाँ पे कोई डिमांड नहीं रहती, है ना। तो कभी ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो इन्फ्लेशन हो जाती है। तो दोनों ही सिनेरियो खतरनाक होते हैं, दोनों ही सिनेरियो देश के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का हम लिखते हैं इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सबसे पहला इम्पैक्ट सोशल। सोशल इम्पैक्ट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि देश में जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इलीगल मनी ज़्यादा आ जाएगा, उससे कईयों के पास पैसा आ जाएगा, जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के पास पैसा आ गया, और कईयों के पास बिल्कुल ही नहीं होगा। इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, बल्कि हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमने देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना है, हमने देश में बराबरी लानी है। हमारा, जब आप पढ़ोगे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं कि हमें लोगों में अमीरी गरीबी कम करनी है, सबको बराबर लाना है। लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है, तो वो तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। इसलिए हमने मनी लॉन्ड्रिंग को इंडिया से भगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी वही चीज़ें आएंगी कि ब्लैक मनी बढ़ेगी, पैरेलल इकॉनमी आएगी, हवाला ट्रांजैक्शंस होएंगी, ब्लैक मनी बढ़ेगी, पैरेलल इकॉनमी आएगी, हवाला ट्रांजैक्शंस होएंगी, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, है ना। पॉलिटिकल, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये होगा कि इससे जो क्रिमिनल्स होंगे वो पॉलिटिक्स में आएंगे, तो इससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, ठीक है ना। देखो, पहले तो वो क्रिमिनल बने, जब वो क्रिमिनल अच्छे खासे बन गए, अच्छा पैसा कमा लिया, फिर वो पॉलिटिक्स में आएंगे, ठीक है ना। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। एक और चीज़ भी है, अगर वो खुद पॉलिटिक्स में ना आए तो पॉलिटिशियंस को पैसा देंगे कि आपको इलेक्शन जीतनी है, हमारे पास तो 50 करोड़ पड़ा हुआ है, वो हम आपको दे देते हैं, आप इलेक्शन में लगाओ, आप जीतो। लेकिन जब आप जीतोगे आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। अब वो किसकी हेल्प करेगा? जब वो मिनिस्टर बनेगा या चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो क्रिमिनल की हेल्प करेगा। तो इस तरह क्रिमिनल को कोई पकड़ नहीं सकेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से
पॉलिटिकल कम ये आएगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इम्पैक्ट। सिक्योरिटी इम्पैक्ट क्या होगा? टेररिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगा। देन आपका क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगी। देखो टेररिज्म को भी पैसा कौन देता है? जिसके पास पैसा हो, है ना। कहते हैं ना टेररिस्ट को पैसा मिलता है तभी वो टेररिज्म करते हैं, लेकिन पैसा देता कौन है? यही लोग देते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा जो सर्कल है ये ऐसे चलता है, ठीक है। अब हम लिखते हैं फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन, फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो प्रिवेंट कैसे करना है? नंबर 1 इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो इसके लिए एक वीना कन्वेंशन है, वीना कन्वेंशन, जो कि ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करती है, ठीक है। तो हमें उसको उसके साथ चलना है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब हमने ऐसे लॉज, मतलब लॉ, ब्रैकेट में लिखो लॉज, टू पास लॉज, लॉज को पास करना। तो हमने ऐसे लॉज पास करने हैं देश में अपने जिससे मनी लॉन्ड्रिंग कम हो, ठीक है। तो हमने एक ऐसा लॉ पास किया है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको हम बोलते हैं PMLA 2002। ये एक्ट गवर्नमेंट को पावर देता है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। पहला था इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दूसरा था स्टैट्यूटरी और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल में हम देखेंगे कि हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, मतलब इंस्टीट्यूशन होता क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, लोकपाल, इंटेलिजेंस विंग, ये सारे इंस्टीट्यूशंस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है चैलेंजेस इन प्रिवेंशन, चैलेंजेस इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस है? नंबर 1 ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज, ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या है? अभी टेक्नोलॉजी के आने से एक तो करेंसी हम लोग यूज़ करते हैं पैसा, एक क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, है ना। क्रिप्टो करेंसी जब से आई है तो गवर्नमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो सिर्फ सिंबॉलिक होती है। मोबाइल से मैं आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, आप किसी को पॉइंट्स ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस तरह की वो होती है, ठीक है। बिटकॉइन का नाम सुना है? बिटकॉइन, बिटकॉइन इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं ना लोग, ऐसे ही लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं कि आज इतनी क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, हो सकता है 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 100 टाइम्स बढ़ जाए, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या जो क्रिमिनल लोग हैं वो इस पर पैसा लगा रहे हैं, और इससे पैसा लगाने से मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हवाला, अबाउट हवाला, HAWALA। तो हमें हवाला के बारे में, हवाला ट्रांजैक्शन होती है जिसका कोई भी ट्रेस नहीं होता, जिसका कोई भी ट्रेल नहीं होता, ठीक है। जैसे बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसका एक ट्रेल होता है ना, मैंने आपको पैसा दिया, मेरे पास प्रूफ है। हवाला ट्रांजैक्शन का कोई भी प्रूफ नहीं होता। जो लोग टेररिज्म में पैसा लगाते हैं, जो लोग क्राइम में पैसा लगाते हैं, जो लोग गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं, सपोज करो इंडिया पाकिस्तान का मैच है फाइनल, उसके ऊपर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया, अब वो बैंक से ट्रांसफ़र थोड़ी करेगा कि बैंक से ट्रांसफ़र करेगा, नहीं ना करेगा, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी क्योंकि प्रूफ है।
आपने 1 करोड़ रुपया किस चीज़ का दिया, है ना, तो वो दूसरे हवाला ट्रांजैक्शन करेगा, यानी कि कैश देगा। लेकिन कैश कैसे देगा, किसको देगा, हो सकता है वो एक बंदे को कैश दे, वो दूसरे को दे, वो तीसरे को दे, वो चौथे को दे, वो फिर सही बंदे को कैश मिले, तो वो घूम के जाता है पैसा, इसको बोलते हैं हवाला ट्रांजैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल। हाँ, ये जो इसने बनाई है BCCI वालों ने ही बनाई है, अमित शाह के बेटे ने बनाई है ना ये। इसमें जैसे 50 रुपये की बेट लगती है ना, 20 रुपये की, थोड़े अमाउंट की लगती है। ये इन्होंने लीगल तो की है तो ये गैम्बलिंग ही है, बट कम अमाउंट की है। तो अब इसको क्वेश्चन कौन करे, क्योंकि अमित शाह का बेटा इन्वॉल्व है इसके अंदर, इसको क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। अगर कांग्रेस वालों ने किया होता है स्टार्ट, तो फिर बीजेपी वाले छोड़ते नहीं उसको। नेक्स्ट है टैक्स हेवन कंट्रीज, सॉरी मल्टीपल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। मल्टीपल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारे पास जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, जैसे मैंने कहा CBI, लोकपाल, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इंटेलिजेंस विंग। ठीक है, IB के भी बड़े सारे विंग्स होते हैं। फाइनेंशियल विंग अलग से होता है जो सिर्फ पैसे वाले केसेस को देखता है। ठीक है, तो अब इनमें कन्फ्लिक्ट आ जाता है, ये केस है किसका, CBI देखेगी, ED देखेगी, IB देखेगी, कौन देखेगा, तो ये कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसलिए स्पेसिफाइड होना चाहिए कि कौन सी एजेंसी क्या देखेगी। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट टैक्स हेवन कंट्रीज। टैक्स हेवन कंट्रीज, तो जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, जैसे कि आपने स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना, आपने साइप्रस का नाम मैंने आज एग्जांपल दी, तो यहाँ पर लोग पैसा छुपा देते हैं अपना, और टाइम पर जब उनको चाहिए होता है वो निकाल लेते हैं। जैसे बहुत सारे इसमें ऑफिसर्स भी करप्शन करते हैं, हाई लेवल के IAS ऑफिसर्स वगैरह भी करप्शन करते हैं हमारे देश में। जैसे माइनिंग माफिया चलता है, माइनिंग माफिया में हाई लेवल के ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स भी और IAS ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व कई बार हो सकता है कि रहें, तो वो लोग भी अपना पैसा यहाँ भेजते हैं, क्योंकि वो इंडिया में नहीं रख सकते, कोर्ट पकड़ लेगी या कोई उनको विजिलेंस पकड़ लेगी, है ना। नेक्स्ट है लो कन्विक्शन रेट ऑफ ED। लो कन्विक्शन रेट ऑफ ED। अब ED का जो कन्विक्शन रेट है, ऐसे तो वो बड़ा सही है, इट इज़ 96%। कन्विक्शन क्या होती है, कन्विक्शन होती है किसी को पकड़ लेना, ऐसे तो वो कितना है 96% नॉन पॉलिटिकल केसेस में। बट पॉलिटिकल केसेस जब आते हैं तो उसका बड़ा खराब परसेंटेज है 2.96%। पॉलिटिकल लोग जब आते हैं, जैसे MLA MP वगैरह आते हैं, तो परसेंटेज कितनी है 2.96%। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या है, ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अभी ED ने जो रेड की वो लाल सिंह के ऊपर जो कठुआ में हुई ना रेड, वो ED ने ही की है, अरेस्ट हो गया वो। तो जैसे वो अरेस्ट हो गया, हम कहेंगे ये कन्विक्शन है। ठीक है ना, तो वे फॉरवर्ड क्या है, नंबर 1 इम्प्लीमेंटिंग, नेक्स्ट आप लिखो क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस। क्लाइंट CLIENT, क्लाइंट ड्यू डिलीजेंस, मतलब जो भी पैसा लेगा वो उसको ध्यान से, मतलब उसको हवाला ट्रांजैक्शन, मतलब जो जिसके पास भी पैसा है वो हवाला ट्रांजैक्शन ना करे और मनी लॉन्ड्रिंग ना करे, ड्यू डिलीजेंस उसकी केयर करे। ठीक है, नेक्स्ट क्लोजिंग डोरमेंट अकाउंट्स। क्लोजिंग डोरमेंट अकाउंट्स, जितने भी डोरमेंट अकाउंट्स हैं हमारे देश में वो मिसयूज़ होते हैं। जैसे हमने ये वाले जनधन योजना वाले अकाउंट खोले थे, ठीक है, आज ये इनमें से 70% अकाउंट्स नॉन फंक्शनल हैं। अब जब अमीर लोगों को कुछ करना होता है ना गड़बड़, वो इन्हीं अकाउंट्स में पैसा, सपोज़ करो 1000 अकाउंट्स ले लिया किसी ने, और उसमें अपना, सपोज़ करो किसी ने अपना 10 करोड़ रुपया छुपाना है, तो हर अकाउंट में 50-50 हज़ार रुपया डाल देगा, 10 करोड़ पूरा हो गया। ठीक है,
तो लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। 50,000 बैंक भी तब क्वेश्चन करता है कि जब लाख रुपए से ऊपर ट्रांजैक्शन हो। 50,000 आया लेकिन अकाउंट्स कितने हज़ार, ये नहीं ना कोई देख रहा, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि डोरमेंट अकाउंट्स, डोरमेंट यानी कि जो काम नहीं कर रहे उनको क्लोज कर दे। नेक्स्ट, ये इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो तरह के सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरीज का ये न्यूज़ है। क्वेश्चन न्यूज़ ये है, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बैटरी वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन में ये आर्टिकल आया हुआ है। हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बैटरी वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। तो 2 टाइप्स की इलेक्ट्रिक बैटरीज हैं हमारे पास। एक है लिथियम आयन बैटरी और दूसरी हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी मैकेनिक्स क्या होती है, एनोड कैथोड वो सब हम नहीं देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वो सारा नहीं हम देखेंगे। हम देखेंगे कि ये यूज़ कहाँ होता है। सबसे पहले ये यूज़ होता है मोबाइल फ़ोन्स में, और ये कॉम्पैक्ट होता है। बैटरी कॉम्पैक्ट होती है, छोटी स्पेस में ज़्यादा एनर्जी सेव करती है। तभी तो मॉडर्न जो मोबाइल्स बन रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं ना। तो क्योंकि ये छोटी बैटरी लिथियम आयन बैटरी में ही सारी एनर्जी सेव रखते हैं। और आजकल के मोबाइल्स का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है, ज़्यादा देर तक चार्ज रहना, है ना। तो जल्दी डिस्चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है, वो यही बैटरी होती है। एडवांटेजेस लिखो इसके, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी काफ़ी रहती है इनमें। नंबर 2 पावर डेंसिटी, पावर काफ़ी रहती है इनमें। पावर काफ़ी रहती है इसलिए टाइम काफ़ी निकालती है। जितनी पावर होगी उतना ज़्यादा टाइम निकालेगी, ठीक है, इंक्रीज्ड टाइम। नेक्स्ट, हाई वोल्टेज, वोल्टेज हाई रहती है। तो जब वोल्टेज हाई रहती है तो हम मोबाइल का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, वॉल्यूम हाई पे गाने सुन सकते हैं, है ना, वो सब कुछ होगा। नेक्स्ट है लो सेल्फ डिस्चार्ज। सेल्फ डिस्चार्ज, अगर हम मोबाइल को ऐसे छोड़ दें तो वो काफ़ी दिन तक चार्ज ही रहेगा, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में इट इज़ लेस स्टेबल, लेस स्टेबल है, हाईली रिएक्टिव, लेस स्टेबल, हाईली रिएक्टिव, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम इज, अवेलेबिलिटी ऑफ लिथियम लिखो। अब लेस स्टेबल है यानी कि इसको फायर बड़ी जल्दी कैच करता है ये, ठीक है। हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, तो तभी ये फायर बड़ी जल्दी कैच करता है। और अवेलेबिलिटी जो लिथियम की है वो बहुत, इंडिया में तो है ही नहीं है, ये कुछ देशों में ही अवेलेबल है, ठीक है। ये बोलीविया और अर्जेंटीना में अवेलेबल है। बोलीविया और अर्जेंटीना ये साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ है, यहाँ पर ये अवेलेबल है, ठीक है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी के ऊपर। हाइड्रोजन फ्यूल बैटरी जो है ये ज़्यादातर हम इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह के लिए यूज़ करने का सोच रहे हैं, बट उसमें भी कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है हमें। एनर्जी तो काफ़ी है इसमें और है भी, लेकिन कॉस्टली बहुत ज़्यादा है और इसमें कुछ मैकेनिकल डिफ़िकल्टीज भी हैं। अब हाइड्रोजन बैटरी की बात करेंगे तो इट इज़ एडवांटेजेस, हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड, एमिशन ऑफ H2O, इसमें जो एमिशन होती है वो वाटर की होती है हाइड्रोजन वाली में, तो इसलिए हमें पोल्यूशन का कोई डर नहीं है, ठीक है। नंबर 3, इट हैज़ फ्यू मूविंग पार्ट्स,
इसमें जो मूविंग पार्ट्स हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। इससे क्या होता है कि ये साइलेंट रहती है। जब मूविंग पार्ट्स ज़्यादा होंगे तो वो साइलेंट नहीं रहेगी, ये वाली साइलेंट रहेगी, ठीक है ना। जैसे कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन बसेस में, ट्रक्स में, वो काफ़ी आवाज़ करता है क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मूविंग पार्ट्स कम है इसलिए ये साइलेंट रहेगा। तो ये भी एक इसमें एडवांटेज है। नो नीड टू रिचार्ज, इसको रिचार्ज करने का ज़रूरत कम पड़ता है, पड़ता तो है लेकिन कम पड़ता है एज़ कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? डिसएडवांटेजेस इसके दो हैं। एक तो फ्यूल का स्टोरेज करना मुश्किल है, हाइड्रोजन को स्टोर करना मुश्किल है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए। लो टेम्परेचर चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए, दोनों ही एकदम एट ए टाइम क्रिएट करना थोड़ा टफ रहता है, इसलिए इसकी फ्यूल की स्टोरेज का डिफ़िकल्टी आती है। नंबर 2, कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस यही था 15 नवंबर वाला न्यूज़पेपर का। अब हम कल करेंगे 16, ठीक है। थैंक यू।